दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी ने उनकी आंखों से उभरे हुए संवादों को जान लिया, किसी ने माथे पर शिकन की चंद लकीरों के आसरे संवाद को समझ लिया, किसी ने खामोशी के साथ सिर्फ चेहरे की रंगत को जान लिया और उसके आसरे मान लिया कि नायक क्या कहना चाहता है, और किसी ने बालों की एक लट माथे पर उभरी तो उसे आने वाले वक्त में फैशन में तब्दील कर दिया। किसी ने माना एक युग की समाप्ति हो गई, किसी ने देखा इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। यह दिलीप कुमार है, एक ऐसा कलाकार जिसने 60 बरस सिल्वर स्क्रीन को दिया और महज 63 फिल्में की। लेकिन इस 63 फिल्में के दौर में जो भी रंग हो सकते हैं, हर रंग को ना सिर्फ उसने जिया, जब जब सिल्वर स्क्रीन पर वह उभर कर आया तो देखने वाले को यही लगा कि जैसे वह भी ट्रेजेडी किंग हो गया है। देखने वाले ने महसूस किया हास्य व्यंग का पुट तो उसके भीतर भी है। देखने वाले ने महसूस किया उससे बड़ा प्रेमी तो कोई हो नहीं सकता है। और दिल टूटा जब सिल्वर स्क्रीन पर दिलीप कुमार का, तो देखने वाले को लगा जैसे उसके दिल के भीतर भी कुछ टूट गया है। यह कैसा सफर है, खास तौर से देवदास और मुगले आजम, यानी देवदास और सलीम को समझने के लिए उसकी जटिलताओं को और उस दौर में जो संवाद होते थे और उस संवाद को कहने के लिए उन चरित्रों के भीतर कोई नायक कैसे समा सकता है। शायद यह अपने तरह का एक अद्भुत रूप था जो भारतीय सिनेमा में ना तो उससे पहले कभी आया ना उसके बाद आ पाएगा। बेहद सादगी के साथ, बिना किसी मेहनत के लगता था यह शख्स स्क्रीन पर जो कह रहा है वह तो उसे ही कहना है। आपने कभी दिलीप कुमार को याद नहीं किया होगा देवदास देखते वक्त, जब चंद्रमुखी कहती है और मत पियो देवदास, इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर पाओगे, और देवदास जवाब देता है कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। और उसके बाद एक ढलाव आती है, एक पॉज आता है। उसके बाद वो कहते हैं और इस जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं। और इसके ठीक उलट देखिए मुगले आजम में सलीम, जो पूरी फिल्म सिर्फ डायलॉग के आसरे, और डायलॉग उस समय जो बोले जाते थे वो तेज बोले जाते थे। पृथ्वीराज कपूर के सामने दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार सलीम की भूमिका में, और बहुत साफगोई के साथ जब वो कहते हैं शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया है। इतनी खामोशी से कहे गए ये शब्द क्या आपको सिल्वर स्क्रीन पर किसी नायक द्वारा किसी भी संवाद को कहते वक्त आपने महसूस किया होगा? क्योंकि सिनेमा के इतिहास में आज भी एक मंजर कायम है देवदास का और मुगले आजम का। मुगले आजम दरअसल मोहब्बत, तंज, नफरत, गुरूर, दरअसल इन सब को मिलाइए तो एक ऐसी पोशीदा तस्वीर उभर कर आएगी जो संवादों की नायाब नक्काशी में सबसे ज्यादा नुमाया होती है, जिसके मायने हमेशा जहन में अपना असर बनाए रखते हैं। और शायद इसीलिए उन 63 फिल्मों को जब हम याद करते हैं तो दिलीप कुमार हमारे जहन में कुछ इस तरीके से कौंधने लगता है जैसे अभी की तो बात है। लेकिन सवाल है दिलीप कुमार के उन आयामों को समझने की। दिलीप कुमार सिर्फ एक अदाकार नहीं थे। पेशावर से मुंबई तक की यात्रा, ये आपने तमाम जगहों पर इस सफर को समझा होगा, पकड़ा होगा। लेकिन जरा कोशिश कीजिए इस बात को समझने की। 1999 देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और वाजपेयी करगिल की घटनाओं को लेकर टेलीफोन लगाते हैं उस वक्त नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ से सीधे कहते हैं हमें आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहनी है। और जब नवाज शरीफ टेलीफोन पर आते हैं तो वाजपेयी साहब कहते हैं एक तरफ तो आप लाहौर में हमारा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी फौज करगिल में हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है। और नवाज शरीफ कहते हैं मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपने सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ से बात करता हूं, उसके तुरंत बाद फोन करता हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं जरा सा रुक जाइए, मेरे बगल में एक शख्स बैठा हुआ है, यह शख्स हमारी बातों को सुन रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहता है, दरअसल ये पूरा हिस्सा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हुआ करते हैं खुर्शीद महमूद कुसैरी साहब, उनकी एक आत्मकथा है नीदर अ हॉक
नॉर ए डव। और उसमें उन्होंने संवाद को लिखा है कि टेलीफोन पर उस वक्त दिलीप कुमार साहब आते हैं और नवाज शरीफ उस आवाज को सुनते हैं तो शायद उनके कानों में यह कौंध जाता है कि अच्छा, ये आवाज शायद भारतीय उपमहाद्वीप में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, जब दिलीप कुमार बोलें तो वो आवाज उसने ना सुनी होगी, उसकी पीढ़ियों ने सुनी है। और पाकिस्तान के फिल्मी प्रेमियों के दिलों पर भी तो ये राज करने वाली आवाज दिलीप कुमार की ही है। और दिलीप कुमार उस वक्त नवाज शरीफ से बहुत साफ गोई के साथ कहते हैं, मियां साहब, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। आपको शायद पता नहीं, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा होता है, भारतीय मुसलमानों की स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है और उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने तक में दिक्कत आती है। हालात पर काबू करने के लिए कुछ कीजिए। अब आप कल्पना कीजिए, दिलीप कुमार नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं और जिक्र करगिल के मद्देनजर है और उसके अक्स तले जिन संवाद को, वो लिखित संवाद नहीं है, किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, लेकिन हकीकत बयां करता है भारत के भीतर जो हिंदू मुस्लिम के जो कंट्रडिक्शंस को सियासी तौर पर पनपाया जाता है, उन एस्पेक्ट्स को उसको खुले तौर पर नवाज शरीफ को वो सुना देते हैं। दरअसल यह तो सियासी कहानी है, लेकिन इस कहानी के कई पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में तुरंत मधुबाला आ जाएगी। मधुबाला, इस नाम का जिक्र इसलिए जरूरत करने की है क्योंकि मधुबाला के साथ बहुत फिल्मों में दिलीप साहब ने काम नहीं किया। नरगिस के साथ 7 फिल्मों में काम जरूर किया, लेकिन जो उनकी अपनी आत्मकथा है दिलीप कुमार की, द सब्सटेंस एंड द शैडो, इस किताब में उन्होंने खुले तौर पर मधुबाला के साथ अपने रिश्तों को लेकर लिखा। दिलीप कुमार ने स्वीकारा कि मधुबाला की तरफ वो आकर्षित थे, एक कलाकार के रूप में भी और एक औरत के रूप में भी। इस आत्मकथा के भीतर बहुत साफ तौर पर वो मधुबाला के बारे में लिखते हैं, मधुबाला बहुत ही जीवंत और फुर्तीली महिला थी, जिनमें मुझ जैसे शर्मीले और संकोची शख्स से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मधुबाला के साथ संवाद और मधुबाला के साथ आखिरी संवाद, शायद यह भी एक कमाल की चीज है, क्योंकि जिंदगी जीते वक्त जब जिस भी अदाकारी में उन्होंने अपने आप को देखा, कहते हैं उसके भीतर वो समा गए। तो सोचिए, जब जिंदगी सिल्वर स्क्रीन से इतर जी रहे होंगे तो किन परिस्थितियों को दिलीप कुमार ने जिया होगा। इसकी परिकल्पना सिर्फ इस बात से की जा सकती है कि वो एक फिल्म उस समय आई थी कोहिनूर, उसके गाने में उनको एक सारंगी बजानी थी और उस सारंगी को सिल्वर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से सितार बजाना था, सितार बजाने को कहीं ऐसा ना लगे कि कोई नौसिखिया है, तो बाकायदा उन्होंने उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खां से सितार बजाना सीखा, कई साल की ट्रेनिंग ली। इसी तरीके से याद कीजिए, नया दौर, तांगा चलाना था, तांगा चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली। इस सिनेमाई स्क्रीन का जिक्र इसलिए क्योंकि हकीकत की जिंदगी में जब उनको इश्क मधुबाला से हुआ और मधुबाला के साथ जो उनका अनबन था, संवाद था, इसको बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिल्वर स्क्रीन पर जिस वक्त सबसे शानदार दृश्य मुगले आजम का फिल्माया जा रहा था, उस समय दिलीप कुमार और मधुबाला के दोनों के रिश्ते जो थे, संवाद भी नहीं था दोनों के भीतर, एक ऐसी अनबन थी। और इस आत्मकथा में जो द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने लिखा है और उसके बारे में जानकारी दी है कि मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण याद करती है कि अब्बा को यह लगता था कि दिलीप कुमार की उम्र में बड़े हैं दिलीप साहब, हालांकि वह मेड फॉर ईच अदर थे, बहुत खूबसूरत कपल था, लेकिन अब्बा कहते थे इसे रहने ही दो, यह सही रास्ता नहीं है। इसी आत्मकथा की अगली लाइन कहती है, लेकिन वह उनकी सुनती नहीं थी, कहा करती थी वह उन्हें प्यार करती है, लेकिन जब बी.आर. चोपड़ा के साथ नया दौर पिक्चर को लेकर कोर्ट केस हो गया तो मेरे वालिद और दिलीप साहब के बीच मनमुटाव हो गया, अदालत में उनके बीच समझौता भी हुआ और दिलीप कुमार ने कहा चलो हम लोग शादी कर लें, लेकिन मधुबाला ने कहा शादी मैं जरूर करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे पिता को सॉरी बोल दीजिए। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उन्होंने कहा कि घर में आकर उनको गले लगा लीजिए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी नहीं माने। वहीं से इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया
और वाकई मुगल आज़म के बीच नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। जिन्होंने मुगल आज़म देखी है, याद कीजिए वो क्लासिक पंखों वाला रोमांटिक सीन जो उस समय फिल्माया गया जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर पहचानना तक बंद कर दिया था। और इश्क की यह परछाई जो थी, शायद इससे समझ में आ सकती है कि इसके भीतर, इसी आत्मकथा के भीतर दो लाइन जब उन्होंने लिखी कि जब वो बीमार पड़ गई थी मधुबाला, तो वो मिलने गए उससे। बहुत कमज़ोर थी। दिलीप कुमार को देखकर बहुत दुख हुआ कि इस रूप में मधुबाला, जो हमेशा मुस्कुराती थी और जिसकी मुस्कुराहट पे दुनिया फिदा थी, वह बीमार पड़ी है। बहुत कोशिश के बाद एक हल्की सी मुस्कान मधुबाला के चेहरे पर उभरी और आंखों से आंखें मिली तो मधुबाला ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत कम उम्र में 1969 साल था वो, 23 फरवरी, महज 35 बरस की आयु में मधुबाला का निधन हो गया। दिलीप कुमार टूट गए। दिलीप कुमार किस रूप में टूटे, कैसे टूटे, इस बात का जिक्र आज इस बात से भी किया जा सकता है कि हमारे पीछे एक मधुबाला की ये आत्मकथा है, इसमें इस बात का जिक्र है। और इसके लेखक ने जब दिलीप साहब से संवाद किया तो दिलीप साहब ने उनसे कहा, तुम्हें कौन सी नायिका सबसे ज़्यादा पसंद है? यह मत कहना कि मधुबाला, क्योंकि मधुबाला के बारे में तुम मुझसे पूछने आए हो, उन पर किताब लिख रहे हो। उसने कहा, यकीन जानिए, किताब लिखने से मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मधुबाला से बेहतर कलाकार, अदाकार मैंने देखा ही नहीं। और सिल्वर स्क्रीन से कहीं ज़्यादा उनके चेहरे के बोल जो थे वो आमने सामने देखकर होते थे। दिलीप साहब ने उसके बाद वो इंटरव्यू दिया। इस मधुबाला की किताब जो पीछे मेरे लगी हुई है, इस किताब में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसका और कहा, तुम्हारी पसंद वाकई हीरे वाली है। दिलीप साहब का जिक्र जब हम आपसे कर रहे हैं तो हमारे जहन में कई सवाल इसलिए लगातार गूंजते हैं क्योंकि बॉम्बे का शेरिफ भी उन्हें बनाया गया था। और जिस समय फिल्म क्रांति की शूटिंग हो रही थी, उस समय शरद पवार और रजनी पटेल उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने बम्बई का शरीफ होने के लिए उनसे आग्रह किया था, जो नकारते थे। वह हमारी खुद की एक मुलाकात उनसे ऐसे वक्त हुई जिस वक्त वो दिल्ली आए थे और उस वक्त लालू यादव से वो मिल रहे थे। आप कहेंगे लालू यादव से मिलने के लिए, लालू यादव के यहाँ से फ़ोन आया। ये जिक्र हम आपसे कर रहे हैं 97-98 का, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। लालू यादव दिल्ली में थे या ये उसके बाद की परिस्थिति है, लेकिन जिस वक्त लालू यादव के यहाँ से फ़ोन आया कि आइए एक इंटरव्यू देना चाहते हैं लालू यादव, पत्रकारों से बातचीत करेंगे और दिलीप साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, तो हमने तुरंत कैमरामैन से कहा, चले चलो। और उस वक्त लालू यादव बात कर रहे थे, उनके बगल में दिलीप साहब बैठे हुए थे, सफ़ेद पैंट सफ़ेद कमीज पहने हुए, और जिक्र निकल पड़ा बाबरी मस्जिद का। लालू यादव ने कहा, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि दिलीप साहब के भीतर 1992 में क्या बेचैनी रही होगी, लेकिन उनका फ़ोन मुंबई से मेरे पास आया था। और दिलीप साहब ने उसके बाद कहा, यकीनन चंद लोगों को जो मैंने फ़ोन किया उसमें पहला फ़ोन लालू यादव को ही किया था। इसलिए जब आप वक्त के पहिए को घुमाइएगा तो आपको याद आएगा अयोध्या आंदोलन, उसमें रथ यात्रा का निकलना, लालू यादव द्वारा आडवाणी जी को गिरफ्तार करना, और लालू यादव की पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसी हो गई। और हर कोई जब असुरक्षित महसूस कर रहा था, जिसका जिक्र नवाज शरीफ से संवाद के भीतर में दिलीप साहब ने किया कि जब कुछ भी ऐसा होता है, तनाव होता है, तो भारत के भीतर मुसलमानों की क्या स्थिति होती है। शायद इसी खौफ के साथ उन्होंने टेलीफोन किया था लालू यादव को, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद जो छिटपुट उनसे संवाद हुआ उस जगह पर जहां कई पत्रकारों की मौजूदगी थी, लालू यादव का घर था, वहां पर मौजूदगी के भीतर हम लोग संवाद कर रहे थे। और उस संवाद के साथ उन्होंने दो बातों का जिक्र बड़े शानदार तरीके से किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रगों में जो ताना बाना जो सामाजिक तौर पर बुना हुआ है, उसको भारतीय सिनेमा ने बाखूबी जिया है, और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसे बाखूबी सिनेमाई पर्दे पर उकेरा जाए।
क्योंकि सिनेमा से ज्यादा सशक्त माध्यम कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मुंबई के भीतर जो कुछ हुआ, क्योंकि उस दौर में मुंबई में जो कुछ हुआ था उससे पूरी बॉलीवुड हिल गई थी, पूरा देश हिल गया था, चाहे वो 93 का ब्लास्ट हो, चाहे 92 के बाद की परिस्थितियां हों। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के भीतर किसी भी प्रांत में ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए कम से कम सियासत छोड़ देनी चाहिए। कमाल के अल्फाज थे वो। और जब इनसे जिक्र आपसे कर रहे हैं सियासी तौर पर, तो सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिसके माथे पर वी बनाते हुए बाल जो नजर आते थे तो देश का क्रेज बन जाता था वह। और दिलीप कुमार की जीवनी लिखने वाले मेघनाथ देसाई ने भी लिखा है कि हम उनके बालों, कपड़ों, डायलॉग, मैनरिज्म की नकल किया करते थे, उनके चरित्रों को आत्मसात करने की कोशिश करते थे जिन्हें उन्होंने पर्दे पर निभाया है। और जिस तरीके से तमाम फिल्मों के भीतर उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, कहा उन्हें वाकई सम्मान से नवाजा भी गया। सम्मानों की फेरिस्त भी बड़ी लंबी है। 91 में उनको पद्म भूषण दिया गया, 2016 में उनको सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, फाल्के पुरस्कार तो 95 में ही दे दिया गया था। 97 में पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने यहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी उन्हें सम्मानित किया। लेकिन सवाल इसके आगे का है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन दिलीप साहब की पहचान अगर रही तो आपको शायद भारत के सिनेमाई इतिहास में ऐसा कोई कलाकार नहीं मिलेगा जिस कलाकार ने सिनेमाई पर्दे पर जिस चरित्र को जिया, उस चरित्र को ही जीने के दौरान वो उससे न सिर्फ प्रभावित हो गया बल्कि उसकी जिंदगी भी उसी अनुकूल ढल गई। शायद इसीलिए ट्रेजेडी किंग उनका नाम पड़ा। ट्रेजेडी किंग क्योंकि दिल के टूटने की व्यथा और उसके अभिनय को बिल्कुल वास्तविक तौर पर पर्दे पर उकेर देना, इससे उनकी जिंदगी के भीतर में जो निराशा का भाव था, कई फिल्मों में एक के बाद एक उन्होंने मौत को वास्तविक तौर पर जीने का प्रयास किया, यानी देखने वाले को लगे कि उसकी मौत हो गई है। और दर्शक जब निकलता था तो झरझर आंसू बहते थे, दिल टूटा हुआ लगता था, उसे लगता था उसने भी बहुत कुछ खो दिया है। और शायद इसी चित्रण की वास्तविकता को दिखाने के लिए जब वो पूरी जान लगा देते तो डिप्रेशन के भी शिकार हुए। लंदन डॉक्टरों ने कहा जाइए घूम के आइए, लौटिएगा तो कुछ कॉमेडी वाले रोल कीजिएगा। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई, कोहिनूर, आजाद, राम और श्याम, कमाल की कॉमेडी। और इस कॉमेडी के समानांतर एक फिल्म आई सागीना महतो। और कहते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर चाहे यह फिल्म नहीं चली, लेकिन इसने बीज डाले थे पहली बार इस देश के भीतर में उस ग्रामीण विद्रोह के जिसका पुट लोगों ने नक्सलवाद के तौर पर देश में देखा। ठीक ये वैसी ही फिल्म थी जैसे नया दौर ने आधुनिकता का बोध और ग्रामीण जीवन के भीतर की उपलब्धियों को जताने की कोशिश की थी। सागीना महतो कमोवेश इसके ठीक उलट अधिकारों को लेकर संघर्ष करते हुए एक नायक की कहानी थी। लेकिन कहते हैं इन्होंने राजनीति को समझने की दिशा में दिलीप कुमार को इसी वक्त ढकेला। और सियासी तौर पर इस देश के भीतर में जो भी सियासत होती रही, उस सियासत के ताने बाने को दिलीप साहब ने उस दौर में देखा, समझा, परखा जिस दौर ने इस देश के भीतर में इमरजेंसी थोपी, जिस दौर में अयोध्या को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, जिस दौर ने मंडल कमंडल के बीच को लेकर सियासत की एक मोटी लकीर खींची। हर परिस्थिति को लेकर उनसे संवाद बनाने वाले, बहुत कम बोलने वाले दिलीप कुमार जब अपने लोगों के साथ बैठते तो इस बात का जिक्र जरूर किया करते थे। इस बात का जिक्र इसलिए भी क्योंकि एक आखिरी बात आपसे हम कहें, 1992 6 दिसंबर, उसके बाद नागपुर में 7 दिसंबर को वहां के एक मोहल्ले मोमिनपुरा में गोली चली थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। हम खुद नागपुर में रिपोर्टिंग किया करते थे और जब हम उस मोहल्ले में पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि दरअसल एक मुशायरा 12 दिसंबर को होने वाला है जिसमें दिलीप साहब आएंगे, लेकिन अब मैसेज आया है कि देश की जो परिस्थिति है उसमें वह नागपुर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है। लेकिन इस देश के हालात को लेकर उन्होंने जो पत्र भेजा, उस पत्र को उस वक्त हमने वहां के अखबार लोकमत समाचार में जरूर छापा था और इसकी रिपोर्टिंग भी की थी।
जिसका एक एक शब्द इस बात की गवाही देता था कि दरअसल भारत के भीतर सामाजिक तौर पर जो जुड़ाव हिंदू मुसलमान के भीतर शुरू से रहा है, उस जुड़ाव की लकीरों को मिटाने के लिए सियासत ने जो बड़े बड़ी लकीरें खींचनी शुरू की, उसने इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। और डर यही लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्में ना बनने लगे, क्योंकि सिनेमा का प्रभाव लोगों के जहन में कहीं गहरा होता है। शायद इसीलिए एक ऐसे कलाकार का ना होना जिसने युगों युगों से भारत की सियासत को देखा, सिल्वर स्क्रीन की टेक्नोलॉजी को समझा, हर उस अदाकार की भूमिका को लेते हुए उस चरित्र को सिल्वर स्क्रीन पर उभारा, उकेरा और जिया, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, वह शख्स हमारे बीच अब नहीं है। दिलीप कुमार। और दिलीप कुमार को नाम देविका रानी ने दिया था। 3 नाम निकल कर आए थे। उस समय के हिंदी के बड़े कवि थे नरेंद्र शर्मा, उन्होंने 3 नाम सुझाए थे देविका रानी के कहने पर, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। और यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार चुना। बाकी इतिहास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।